आप तो बबुआ को इंजीनियर बनने भेज दिए थे, इंजीनियर बन के वो भी अच्छे खासे भारत के जो भी प्रतिष्ठित कॉलेज होते हैं आईआईटी, उसमें इंजीनियर बनने गए थे। फिर बबुआ का रुझान इधर डीएम साहब बनने की तरफ आ गया। तो आपको तो जब जानकारी मिली होगी तो जॉब छोड़ दिए होंगे, तो आप क्या सोचे थे? कभी संकोच भी लगा था? इनको ये जब पढ़ रहे थे ना, तो इनको बच्चे से इनको भी बायोलॉजी के प्रति ही रुझान था। तो मैं एक दिन सोची कि सब एक ही लाइन में क्यों जाएंगे, इसका तो मैथ भी बहुत अच्छा है। तो मैं इसके स्टडी रूम में गई, रूटीन भी मैं बना देती थी, पढ़ने बैठाती थी इसको समय समय पर। बच्चे में टीवी वो बहुत ज़्यादा देखता था। प्राइवेट कंपनी में जब आप जॉब करते हैं तो आप बस कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, मगर आप जब यूपीएससी क्लियर करते हैं तो आप समाज के लिए काम करते हैं। लोगों का भला होता है, आप जिस जगह से आए हैं उनका भला होता है। जी मतलब बचपन से तो घर में सब बोलते थे यूपीएससी करना है, मगर मेरा ध्यान था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। जैसा आपने भ्रष्टाचार करप्शन की बात करी, तो वो बस यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में ही नहीं, प्राइवेट जॉब्स में भी होती है। मगर अगर आप अच्छे लोग खोजेंगे तो वो दोनों जगह होते हैं। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऐसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब ऐसे ऐसे ऑफिसर्स बहुत सारे हैं जो जब हम लोग पढ़ते थे तो इनके बारे में सुनते थे कि इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया। तो अगर कोई काम करना चाहे तो करप्शन बहुत छोटी सी चीज़ है जो वो आराम से उसको ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, वो तो माहौल तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग सब खुश हैं। और हम लोग तो खुश हैं ही। मेरे ससुराल गांव में और मेरे 10 गांव वहाँ पर, इसके ननिहाल के 10 गांव, सब बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुशी से उत्साहित हैं और दर्शन भेंट करना चाह रहे हैं माधव जी से। और मैं तो इनको पढ़ते हुए देखती थी ना मैं, तो मुझे पूरा भरोसा था कि इनको हो जाना चाहिए। लेकिन हम प्रभु पर छोड़ देते थे, प्रभु बच्चे को जो करना था वो तो कर लिया, अब ऊपर अब फल तो आप ही देंगे, अब आप पर हम छोड़ देते हैं। तो हम भीतर से पूरा थे, प्रोत्साहित थे कि रिजल्ट निकलेगा तो बच्चा को होगा। लेकिन ये पता नहीं था कि पहली ही चांस में, प्रयास में, पहले प्रयास में इतना अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा रैंक लेगा, ये हमको इतना नहीं था। आप अक्सर सुनते होंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदतर है, मगर आप ये भी सुनते होंगे कि भारत की ऊंचे शीर्ष की जो भी परीक्षाएं होती है, यूपीएससी हो, नीट हो, मेडिकल लाइन हो या फिर इंजीनियरिंग लाइन हो, आईआईटीएन हो, वो बिहार ही पैदा करते हैं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं द विलेज कनेक्शन। यूपीएससी 2022 के रिजल्ट जो कि 23 मई को आया है और उसके ऑल इंडिया रैंकिंग माधव कुमार जो कि एक आईआईटीएन है, मैं उनसे अभी परिचित होना चाहूंगा और आपको करवाऊंगा। पहले तो मैं माधव जी को, पूरा नाम मयंक माधव हुआ, मैं माधव जी से बोलना चाहूंगा कि सबसे प्रथम, सर्वप्रथम तो आपको द विलेज कनेक्शन में आपका आपका स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए, उसके बाद जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा बताइए। जी मेरा नाम मयंक माधव है और मैंने अपनी 10th तक पढ़ाई सीतामढ़ी से करी है, डीएवी पब्लिक स्कूल से। उसके बाद 11th-12th मैंने बोकारो झारखंड से करा है, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल से। उसके बाद बैचलर ये ग्रेजुएशन मैंने अपना आईआईटी खड़गपुर से किया है सिविल इंजीनियरिंग में। और फिर 1 साल मैंने जॉब की है प्राइवेट कंपनी में। उसके बाद जॉब छोड़ के मैंने ये यूपीएससी की प्रिपरेशन की है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सो यही है। जैसा कि आपने सुना, माधव जी एक आईआईटीएन थे और उसके बाद इन्होंने जॉब भी किया। आखिर इन्होंने जॉब किया और ये बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ते हैं। लखीसराय जिला में इनका आवास पड़ता है, घोघी गांव हुआ। और घोघी गांव अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र है। और वहां से उभर करके एक, पहले तो एक आईआईटीएन बनना, जो कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जो भी होते हैं वहाँ के गार्जियन होते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हाँ, भारतीय अनुसंधान संस्थान में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, आईआईटी पास किए हैं, एक आईआईटीएन है। और उसके बाद वहां से दूसरी उपलब्धि कि जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होती है यूपीएससी, उनमें क्वालिफाई किया। और क्वालिफाई किया, ये सबसे बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना प्रथम अटेम्प्ट में पास किया और रैंक भी अच्छा है, 119वां रैंक है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि माधव जी, कि जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईटी जो होती है एक बड़ी चीज होती है। भारत जो सबसे अच्छा इंजीनियर पैदा करता है, भारत वो आईआईटी से पैदा करता है। और फॉरेन के भी जितने भी नासा हैं या फिर जो भी अनुसंधान केंद्र, वो आईआईटी से बच्चे उठा करके लेके जाते हैं। तो इतनी प्रतिष्ठित जॉब को, या फिर इसमें कुछ चीज की कमी तो मुझे नहीं लगता है, अच्छी सैलरी पैकेज होता होगा।
फिर आपको कहाँ से मन डोला कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, जॉब छोड़ करके वो भी? प्राइवेट कंपनी में जब आप जॉब करते हैं तो आप बस कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, मगर आप जब यूपीएससी क्लियर करते हैं तो आप समाज के लिए काम करते हैं, लोगों का भला होता है, आप जिस जगह से आए हैं उनका भला होता है। तो ये ज़्यादा इससे ज़्यादा दिन तक आपको अच्छा लगता है इससे, और सालों साल तक लोग भी आपको, अगर आप अच्छा काम करो तो लोग भी याद रखते हैं। तो इसलिए यूपीएससी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो आप जब जॉब किए प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट में, तो आपको लगा कि चलिए हम अपने लिए कर रहे हैं या फिर कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं जिसकी कंपनियां हो, कुछ समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये आभास हुआ, मगर आपको कहीं से तो चिंगारी जगी होगी, प्रेरणा तो मिली होगी, आखिर आप एक बिहारी हैं, रोम रोम में भरा होता है कि यूपीएससी निकालना है, तो कहीं से कहाँ से ये प्रेरणा मिली, या कोई भी गार्जियन रूप में, मित्र के रूप में, परिवार में, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप यूपीएससी की तैयारी करें? जी, मतलब बचपन से तो घर में सब बोलते थे यूपीएससी करना है, मगर मेरा ध्यान था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। मगर फिर जब देखा कि मम्मी का, पापा का, घर वालों में दीदी लोगों का, और फिर गांव में भी मेरे बड़े पापा, बड़े भैया, उन लोगों का भी सपना था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दूं। मेरे नाना जी का भी था। सो ये सब भी काफ़ी मायने रखता था मेरे लिए, इसलिए मैंने फिर इन लोग का भी सुन के मैंने अब फिर से तैयारी शुरू करी इसकी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप जुड़ गए हैं, तो आपको नहीं लगा कि वो जो जीवन है, मेरा पूरा जीवन जो है समाज कल्याण में तो बीतेगा ही, और एक भलाई सोच करके समाज कल्याण करने के लिए आए, तो आपको कभी कभी उन सब चीजों से लगा नहीं, आहट नहीं हुआ दिल पे कि अगर हम चलेंगे तो इस व्यवस्था को आप किस अनुरूप से लेके चलिएगा? देखिए, जैसा आपने भ्रष्टाचार, करप्शन की बात करी, तो वो बस यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में ही नहीं, प्राइवेट जॉब्स में भी होती है। मगर अगर आप अच्छे लोग खोजेंगे तो वो दोनों जगह होते हैं। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऐसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब ऐसे ऐसे ऑफिसर्स बहुत सारे हैं, जो जब हम लोग पढ़ते थे तो इनके बारे में सुनते थे कि इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया। तो अगर कोई काम करना चाहे तो करप्शन बहुत छोटी सी चीज़ है जो वो आराम से उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसीलिए करप्शन के बारे में सोच के आदमी अपने कदम पीछे ले, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की। और मैं जब ये रिजल्ट का डाटा देखता हूँ, तो ये देखता हूँ कि आईआईटी के ज़्यादा बच्चे, मोस्टली आईआईटी के बच्चे होते हैं जो कि क्रैक करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो ओवरऑल ये आईआईटी के बच्चे यूपीएससी की तरफ रुझान जब जाता है, मैं उस पर आप क्या कहना, क्या विचार है आपका कि मोस्टली लड़कों का क्या क्या माइंड सेट हो जाता है? कि मेरा मुख्य मतलब लोगों का आपसे जानना, मानना यही था कि आप एक आईआईटीएन है, और आईआईटीएन हो करके आप यूपीएससी की तरफ रुझान लेते हैं, और मोस्टली बच्चे लेते हैं। आपकी व्यक्तिगत मैं राय नहीं लेना चाहूंगा, मोस्टली बच्चे के, आपके भी बहुत मित्र होंगे कॉलेज में, तो सबकी राय विचार, बहुत लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे, आप आए यूपीएससी की तैयारी किए, जॉब छोड़ दिए, तो मोस्टली बच्चों की जो एक आइडियोलॉजी होती है, इस आइडियोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? देखिए, आईआईटी में 2-3 तरह के बच्चे पढ़ते हैं। एक जिनको प्राइवेट जॉब करनी होती है और वो ज़िंदगी भर वो करते हैं और खुश भी रहते हैं उसमें, और उसमें कोई गलत नहीं है। दूसरे होते हैं जिनको हमेशा से लगता है कि उन्हें सरकारी जॉब करनी है, और वो लोग शुरू से ही यूपीएससी की तैयारी या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। और तीसरे तरह के होते हैं जो प्राइवेट में शुरू तो करते हैं, मगर बाद में उनको धीरे-धीरे लगता है कि शायद सरकारी जॉब्स में उनको ज़्यादा ज़्यादा दिन तक वो खुश रह सकते हैं। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं, और इसलिए रुझान इसलिए ज़्यादा है इस तरफ, यूपीएससी की तरफ, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि समाज सेवा एक बहुत ही पुण्य का काम होता है, और जो बहुत लोग इस तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए यूपीएससी से अच्छा और कोई माध्यम हो नहीं सकता है। तो इसलिए आईआईटीएन और ये आईआईटी वाले लोग इसलिए और ज़्यादा क्वालिफ़ाई करते हैं क्योंकि यूपीएससी आईआईटी की तरह एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आईआईटी इन लोगों ने क्रैक किया है, तो सिलेबस सेम नहीं होता है, लेकिन अ, पढ़ने का एक तरीका उनको पता होता है कि कितना पढ़ना होता है, कम पढ़ेंगे तो नहीं होगा। अपना फर्स्ट आपको प्रेफरेंस हमेशा पढ़ाई को देना होता है। अगर आप ये सब देने को तैयार हैं तो कोई भी क्रैक कर सकता है। तो एक आईआईटी वाले को ये पता होता है कि ये आपको करना है, तो इसलिए वो क्रैक कर लेते हैं एग्ज़ाम को। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले हमसे बताया था कि मैंने करप्शन पे बात रखी थी, तो आपने बोला कि प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन है, गवर्नमेंट में भी है, अच्छे लोग वहाँ भी है, अच्छे लोग यहाँ भी हैं। तो आपको कुछ प्राइवेट सेक्टर में वैसा करप्शन तो नहीं दिख गया कि आप उस तरफ से अपना रुख मोड़ लिए और समाज सेवा करने के लिए अग्रसारित हो गए? नहीं, नहीं, जहाँ मैं काम करता था वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। मगर आए दिन हम लोग न्यूज़ में हर जगह सुनते ही हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे करप्शन के न्यूज़ आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस वजह से मैंने वो फ़ील्ड छोड़ा है। अगर वो वजह रहता तो फिर इस तरफ भी नहीं आता, क्योंकि दोनों तरफ ही करप्शन है और दोनों तरफ ही अच्छे लोग हैं, तो ये कारण नहीं था कि बिल्कुल। आप किस चीज़ को प्रेफ़रेंस कर रहे हैं? जैसे कि होता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस,
आपका रैंक इतनी अच्छी रैंक है, प्रथम अटेम्प्ट में आपने निकाला, क्या प्रेफरेंस कर रहे हैं आप? पहला प्रेफरेंस मैंने आईएएस को दिया था, उसके बाद फिर आईपीएस था, उसके बाद आईआरएस था, उसके बाद फिर और जो कुछ सर्विसेज हैं उनको मैंने प्रेफरेंस दिया था, जैसे रेलवेज की सर्विसेज हैं। अभी रैंक के हिसाब से देखते हैं क्या मिलता है। आईपीएस के काफ़ी चांसेस हैं कि वो मिल जाएगा, और बिहार स्टेट भी मिलने के चांसेस हैं, देखते हैं क्या आप मिलता है। प्रथम कैडर क्या डाले थे? बिहार होम बिहार। कैडर अपना डाले थे। अपना गांव का एक बार, हम तो अपना आपके गांव का परिचय दे दिए, अपना गांव का परिचय दीजिए कि आप कब जाते हैं, वहां जाइएगा तो लोगों को आपको जरूर आपका स्वागत करेगा। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग, मतलब दूरों दूर 40-40 किलोमीटर जो गांव है ना, वहां के लोग स्टेटस लगा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि चलिए घोघी का कोई है, लखीसराय जिला के सुरगढ़ा प्रखंड के निवासी हैं, कि 119वां रैंक ला करके यूपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं। तो जब वहां जाइएगा, कब जाइएगा, वहां के लोग बहुत आशा लगाए हुए हैं कि कब आएंगे, जो कि उनका भव्य स्वागत किया जाए। कब जाइएगा और वहाँ के निवासियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं एक बार? जी, मैं घोघी गांव से हूँ, और वहाँ कब जाऊँगा और कब जाते हैं, हमें जब यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे थे तो हमेशा छठ में तो जाते ही थे, और कभी-कभी होली में भी चले जाते थे। मगर जब से पिछले 2 साल से जब तैयारी कर रहे थे तो नहीं जा पा रहा था वहाँ मैं, तो इस बात का भी बहुत बुरा लगता है कि नहीं जा पा रहा था। मगर अभी फिर अब शायद आम खाने जाना चाहूँगा गाँव में। आम का तो मौसम आ चुका आ है, चुका पक रहा है, है। तो अब जून से वहाँ पे मेरी दादी हैं, चाचा हैं, भाई हैं, चाची लोग हैं, और भी रिश्तेदार आ जाएँगे अभी तो ज़रूर जाना चाहूँगा वहाँ पे। और वहाँ पे और खुश खुश भी हैं सब लोग, सब फ़ोन कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। ग्रामीणों के लिए थोड़ा क्या कहना चाहते हैं? ग्रामीणों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे ग्रामीण जो थे हमारे गाँव के, जैसे शालिग्राम चा, ये सब हम लोग को पहले से बोल रहे थे कि आप तैयारी करिए इसकी, और बहुत सारे लोग हमेशा बोलते थे कि आप तैयारी करिए इसकी, तो उन लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा तो मेरे बड़े पापा खुद, उन लोगों ने हमें हमेशा मुझे बोला है कि बेटा आप तैयारी करिए इसकी। तो इन सब ग्रामीणों की वजह से ही हम लोग आज जो भी हैं सो हैं, उनके प्यार की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से। आपका क्षेत्र जो है शिक्षा को बहुत महत्व देता है और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं। आप उसके लिए क्या कहना चाहिएगा? डिस्ट्रैक्शंस या फिर सिलेबस, उसके बारे में क्या सजेशन उसको देना चाहिएगा? आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के प्रति अपना फ़ोकस बनाए रखिए, और अगर आप फ़ोकस के साथ 1-2 साल तैयारी करिएगा तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, और जब भी जैसे एग्ज़ाम नज़दीक है 1-2 महीने पहले, तो जैसे डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा है आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, लैपटॉप, ये सारी चीज़ों को आप 1-2 महीने पहले पूरी तरह बंद कर दीजिए और बस अपने किताब पे ध्यान दीजिए, ताकि आपको बस किताब की ही चीज़ें दिमाग में आपके रहें एग्ज़ाम के टाइम। आपको सबसे अच्छा उसी समय प्रदर्शन करना है एग्ज़ाम के दिन। तो वैसा आपको करना चाहिए, और कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफ़ाई कर लीजिएगा इसके बाद। आपको ऐसा नहीं लगता अगर तकनीक से दूर होने पे कुछ जानकारियाँ से वंचित रह जाएँगे बच्चे? ज़रूर, लेकिन एग्ज़ाम के 1-2 दिन, 1-2 महीने पहले आपको उतनी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं होती। आप पहले ही जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, और एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले बस आपको रिवीज़न करना होता है, जो भी आप जानकारी आप इकट्ठा किए हैं। इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा कि आप सुन रहे हैं, मयंक माधव जी ने बताया कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए मोबाइल, टेलीफोन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप किताबें पढ़िए। अगर करंट अफेयर्स आपको जानकारी लेना है तो करंट अफेयर्स की किताबें पढ़िए। तकनीक तो हल्का-फल्का आपको जानकारी देगा, मगर उससे ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन देगा। तो इसलिए किताबों से जुड़िए। ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी होते हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहिए और किताबी ज्ञान ग्रहण कीजिए। उसी से आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और अच्छे से आप अपना परीक्षा पास कर सकते हैं। और आपने देखा, मैं मयंक माधव जी से बात किया, ये अभी आम का मौसम चल रहा है और इनका जो गाँव है, गाँव में आम का बगीचा ही है। मतलब मुख्य तरह से आम की ही खेती हो रही है और रंग बिरंगे आम है। तो आम खाने जाएंगे। वहाँ की क्षेत्रवासियों के लिए एक ये बहुत बड़ा संदेश है कि बस हाल में ही, कुछ दिनों में ही आम खाने के लिए वहाँ जाएंगे और अपने परिवार से मिलेंगे। दादी जी हैं, इनके दादी जी से मिलेंगे, और भाई हैं, चचेरे परिवार हैं, और मुख्य तो ग्रामीण है। परिवार तो उत्साहित होते ही हैं, मगर ग्रामीण और 5-10 गांव जो अगल बगल के हैं वो उत्साहित हैं। तो वहाँ के लोग तो बिचारे हुए हैं कि कब माधव भैया आएंगे और हम माधव भैया का भव्य स्वागत करेंगे। तो आप देखते रहिए द विलेज कनेक्शन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।